इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक लार्ज ट्रेड में हरिंदर पाल सिंह बांगा और इंदिरा बांगा जो हैं नायका में 2.1% हिस्सेदारी आज बेचते हुए नजर आएंगे। फ्लोर प्राइस तय करा गया 200 रुपए पर शेयर। कल क्लोज हुआ था अच्छी तेजी के बाद 211 212 पे, यानी कि फ्लोर प्राइस तो 5-6% का कल की क्लोज से डिस्काउंट है। शायद 1200 करोड़ रुपए के आसपास के सौदे हो रहे होंगे। बांगास दरअसल नायका के अर्ली इन्वेस्टर्स में से हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट कह रहा है हरिंदर सिंह पाल बांगा का 4.97% हिस्सा है अभी भी नायका में। उसमें से कह लीजिए आधे के आसपास आज बेचने की तैयारी। अब देखते हैं कौन से विंडो पे ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए अपफ्रंट यहां पे डिस्कस कर लिया। एफएसएन ई कॉम, अब इस पे बात करने की जरूरत है नहीं। गाबा सर को टेक्निकली तो साउंड दिख रहा था, आज थोड़ा सा शायद विंडो पे डिसाइड करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स का पैनल होगा ही होगा, अपन आगे बातचीत कर लेंगे। अगला जो है टाटा पावर स्क्रीन्स पे लेकर आइएगा। कल शाम को रात में अपडेट आया, दरअसल इनका एक पुराना मामला चल रहा है क्लिरोस कैपिटल पार्टनर्स के साथ। क्लिरोस कैपिटल पार्टनर्स ने साल 2020 में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के ट्राइब्यूनल को अप्रोच करा था इनके अगेंस्ट केस, और उसके लास्ट हियरिंग हुई थी 2024 के मिड में। अब वो फैसला सामने आया है। मामला क्या था? क्लिरोस का मानना था कि टाटा पावर ने कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन सर्कमवेंशन क्लॉजेस को वायलेट किया है, और यही डिस्प्यूट था। अब वो पैनल ने दरअसल क्लिरोस के लिए 490.3 मिलियन डैमेजेस देने को कहा है टाटा पावर को। 490 मिलियन यानी कि 4200 करोड़ रुपीस का ये भुगतान टाटा पावर को करना है। इसके अलावा वो लीगल कॉस्ट वगैरह 8-9 मिलियन डॉलर्स की, तो तगड़ा झटका है। आई एम श्योर टाटा पावर लीगल रिकोर्स तलाश रहा होगा। मुझे पता नहीं सिंगापुर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के ऊपर कहाँ जाते हैं, और भी होगा कुछ ना कुछ, नहीं तो मामला गड़बड़ाया हुआ है। तगड़ा डिस्प्यूट अब, और ट्राइब्यूनल का फैसला सामने आ गया, तो आज उस फैसले पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे। टाटा पावर के लिए झटके वाला दिन है। अमरीश, स्टैंड अलोन रेवेन्यूज ये कह रहे हैं Q1 में साल दर साल 16% का जंप। एक ग्राफिक बनवाया था मैंने पिछले कुछ Q1s का मोमेंटम कैसा रहा है, तो 18.1% लास्ट टू लास्ट ईयर बढ़ा था, 18.4% लास्ट ईयर बढ़ा था, और इस बार 16.2%। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम ठंडा पड़ा। इसका एक और आकलन समझिए, इन्होंने कहा कुल स्टोर्स पहुंच गए हमारे 424। जिस पिछले साल से अपन कंपेयर कर रहे हैं तब कुल स्टोर्स की संख्या थी 371। तो इस बीच 53 नेट न्यू स्टोर एडिशंस हुए, 53, और उसके बावजूद रेवेन्यू थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। इसका मतलब है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फीकी रही है, शायद काफी फीकी रही है, और इस तरह के एग्रेसिव केपेक्स हो रहा है तो ओपेक्स वगैरह पे खर्च भी हो रहे होंगे। अब देखना पड़ेगा कि बॉटम लाइन और रियलाइजेशंस कैसे रहते हैं, कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी रहती है। पर ये अपडेट्स थोड़ा सा स्लाइटली फीकर साइड पे हैं। फीकर साइड से Q1 अपडेट पर रिएक्ट कर रहा होगा। कई सारे बैंक्स के Q1 अपडेट सामने आए। दो तो सरकारी बैंक्स हैं, साल दर साल तो डिसेंट हैं। इंडियन बैंक खैर अपने साल के हाईज के आसपास शायद कामकाज भी कर रहा है। डिपॉजिट्स 9-9.5% साल दर साल बढ़े, कुल बिजनेस 10% बढ़ा। अच्छा, वो ग्रिड बनाया है क्या ग्राफिक्स का? चलिए छोड़िए, जो है डिपॉजिट 9-9.5% बढ़े, उसके सामने एक तो ये पहले क्यों नहीं दिखाया डायरेक्टर साहब? ये लीजिए, डिपॉजिट जब 9% बढ़े ना, उसमें ब्रेकअप जो आया ना, सेविंग्स बैंक 3%, करंट अकाउंट 8%। तो इसमें उतना ट्रैक्शन नहीं है। इवन सीक्वेंशली तो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, सस्ता डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वैसा नहीं हुआ है। ग्रॉस एडवांसेस 11%, 11.5% डिसेंट से आंकड़ा है। इंडियन बैंक का अपडेट फ्लिप होगा तो पीएनबी का अपडेट स्क्रीन पर रखिएगा। डोमेस्टिक, मैं डोमेस्टिक सिर्फ रख रहा हूं, अदरवाइज ग्लोबल रखूंगा तो कंफ्यूज करेगा आपको, उसमें बहुत मिनिस्क्यूल सा कंपोनेंट है। तो डोमेस्टिक बिजनेस 11% बढ़ा है साल दर साल, डिपॉजिट्स 12%, एडवांसेस 10%, डिसेंट अपडेट है, सीक्वेंशली भी ठीक ठाक है। जो वाकई स्टैंड आउट कर रहा है देखने में वो है सीएसबी बैंक। अभी मेरे ख्याल से सुबह अपडेट आया,
टोटल डिपॉजिट्स 20% बढ़े, ग्रॉस एडवांसेस 32% बढ़े हैं सीएसबी बैंक के। तो ये आंकड़ा तो इंटरेस्टिंग है। खैर Q1 का अपडेट है, मैंने कुछ और अपडेट दे देता हूं Q1 के। ओवरऑल डिसबर्समेंट साल दर साल 1% बढ़ा है। कलेक्शन एफिशिएंसी 94% से बढ़ के 95% आई है। बाकी डिटेल स्क्रीन पर आएंगी। हिंदुस्तान जिंक का Q1 अपडेट है, फीका लग रहा है। माइंड मेटल साल दर साल 1% बढ़ा, सेलेबल मेटल्स 5% गिरे, सिल्वर 11% गिरी साल दर साल, कमजोर है ये अपडेट। V2 रिटेल, इसकी तो अपन ने बिग स्टॉक में चर्चा भी करी है। आए 51% ईयर ऑन ईयर का जंप, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 5% बढ़ी, नॉर्मलाइज करें तो वो 10% का इजाफा, नॉर्मलाइज मतलब वो ईद वाला फैक्टर। अच्छे अपडेट्स हैं। तो ये कुछ सारे Q1 अपडेट्स आपके सामने रख दिए। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक वेदांता पे। क्या हुआ अब उस पर समझा देता हूं, अपन ने बिग स्टॉक से पहले उस पर बातचीत करी हुई है। कल मुंबई बेंच जो है NCLT की, उसमें वेदांता की डीमर्जर प्रपोजल पे हियरिंग थी। वो NCLT ने मंजूरी नहीं दी, डिफर कर दिया है मामला। अगली हियरिंग अब 20 अगस्त की। क्यों डिफर कर दिया है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज करे। दरअसल सेबी ने कहा पहले तो कि हमें कोई फर्दर कमेंट्स नहीं देने डीमर्जर स्कीम को लेकर, हम वेदांता की कंप्लायंस को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। NSE के लीगल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लीगल काउंसिल ने कहा हमने तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है इस डीमर्जर को, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने रिक्वेस्ट करा है एडिशनल टाइम अपने ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए NCLT ने डिफर कर दिया। तो थोड़ा सा ठंडे बस्ते पे मामला, खिंचता हुआ मामला ऐसे रीड कर लीजिए। वेदांता असल में अपने बिजनेस को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग वर्टिकल्स में तोड़ रहा है। ये वो सारे और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। टेक्सटाइल स्टॉक की अपन ने चर्चा करी, कोई गोकुलदास, कोई KPR मिल्स, क्योंकि वियतनाम के साथ जो ट्रेड डील सील कर ली है US ने, वियतनाम हमारी तरह US में गारमेंट्स और अपैरल्स का एक्सपोर्ट करता है। खैर उस पर अपन ने एनालिसिस तो करी ली है। अभी अभी US के नॉर्थ अमेरिका का मतलब वो क्लास 8 ये आ गया, स्क्रीन पे चल भी रहा है, फ्लैश चल रहा है। एक काम करिए, भारत फौज का स्टॉक दिखा दीजिएगा बस। मंथ ऑन मंथ क्लास 8 ट्रक्स यानी कि बड़ी वाली ट्रक जो है 25% गिरी और साल दर साल 36% सेल्स गिरी है। तो ये तो भारत फौज, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, GNA एक्सेल्स, सबके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। वोल्टास को एक शो कॉस्ट नोटिस आया, कारण बताओ। GST कह रही है अथॉरिटीज 265 करोड़ रुपए आपको देने हैं, क्यों नहीं देने आप, कारण बताओ। अब इन्होंने असल में एक कंपनी एक्वायर करी थी 2021 में, यूनिवर्सल कंफर्ट्स। उस एक्वायर्ड कंपनी के लिए 2018-19 से 2021 के बीच का ये GST कैलकुलेशन है, जो अब वोल्टास पे जिम्मेदारी आ गई है, तो ये इसीलिए रडार पे रहेगा। नेस्ले कह रहा है मैगी का जो हम प्रोडक्शन करते हैं गुजरात में 20% कैपेसिटी और बढ़ाएंगे, 105 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इंटरग्लोब एविएशन कह रहा है मुंबई और एम्स्टरडैम के बीच में डगाबा सर डायरेक्ट फ्लाइट चलाने के मूड में है, चला दी है, लॉन्च कर दी। ऑरबिंदो फार्मा, यूरोपियन कमीशन से इनकी एक दवा को हरी झंडी मिल गई, मार्केटिंग अप्रूवल मिल गया। बायोकॉन, यूरोपियन कमीशन से बायोकॉन बायोलॉजिक्स की एक बायोसिमिलर को हरी झंडी मिली, जो ऑस्टेरोपोलोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी अभी एक और अपडेट आया है, स्टॉक दिखा दीजिएगा, एलेंबिक फार्मा। यूटिलिटी थेरेपेटिक्स को $12 मिलियन में खरीदेंगे, ये इन्होंने अभी अभी अनाउंस किया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो NACL इंडस्ट्रीज को एक्वायर करना चाहता था, कंपटीशन कमीशन ने हरी झंडी दे दी। एस्कॉट्स क्यूबोटा कह रहा है हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट में हमने कल नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पिक एंड कैरी क्रेन। सेरा सैनिटरीवेयर कह रहा है बाथवेयर सेगमेंट में हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। खैर लिस्ट लंबी है, काम के सारे स्टॉक्स हो गए। RBL बैंक FNO कर्व में कंटिन्यू करेगा आज भी।